हमें एक सवाल ले रहे हैं, उसके बाद सीआईआई चलेंगे। मेजर जनरल अशोक मेहता साहब, डिफेंस को लेकर जो चिंता थी उसमें जो इजाफा है 3.41% का जो जिक्र हो रहा है, और इसके अतिरिक्त कुछ बड़ा राहत की व्यवस्था नहीं की गई है। बट ये 3.41% तो सिर्फ इन्फ्लेशन के साथ लगा रहेगा। इन्फ्लेशन के साथ लगा तो इसका मतलब है, जैसे हम सोच रहे थे कि सैलरीज वेतन दिए जाएंगे, जो सुबह बात हो रही थी कि हथियारों का मॉडर्नाइजेशन, उसमें इसका मतलब कोई स्कोप नहीं है, कोई नए हथियार, कोई नया कोई प्रोग्राम नहीं शुरू हो सकता। इसका मतलब हमारा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, जो कमिटेड, पहले की कमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं, जो पहले के प्रोग्राम है जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है साल में, उसी का पैसा आप दे रहे हैं। कोई नया प्रोग्राम इस साल नहीं शुरू हो सकता। हो सकता है कि जैसे वो बोलते हैं कभी कभी, आज तो बोले नहीं, वो कहते हैं कि अभी हम इतना दे रहे हैं, अगर हमारी रक्षा सर्विसेज को और पैसा चाहिए तो हम पैसा देंगे। तो ये हो सकता है कि बाद में सप्लीमेंट्री बजट, हमें लगता है पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि मसला डिफेंस का जब आता है तब तक हम लोग और ताज्जुब की बात है कि ये तो कभी हुआ ही नहीं कि डिफेंस का मेंशन नहीं हुआ। ये क्यों ऐसे हुआ कि पेज छूट गया उनसे? नहीं कि क्या हुआ? यही चलते हैं। अंजना, वह बात कीजिए अपने मेहमानों से। बिल्कुल, खेत खलिहानों से होता हुआ बिजनेस के हाईवे पर ये बजट कैसा है, ये जानने के लिए दो बेहद खास मेहमान जिनसे सीआईआई में हम हर साल इंटरैक्ट करते हैं। राकेश भारती मित्तल जी, जो कि चेयरमैन है सीआईआई पब्लिक पॉलिसी काउंसिल के और वाइस चेयरमैन है भारतीय एंटरप्राइजेस के, हमारे साथ हैं। सुबोध भार्गव जी हमारे, जो कि पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं सीआईआई के और चेयरमैन है टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के, दोनों हमारे साथ हैं। और हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प है, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कह दिया है कि 2020 का बजट पेश कर रहे थे, 60 महीने का वक्त मांगने वाले। तो ये भी एक तरीका है, विपक्ष हमला करेगा, लेकिन इन सब के बीच क्या वाकई तस्वीर बदलेगी? सवाल ये है कि अच्छे दिन के वादे की तरफ ये सरकार और अरुण जेटली कितने दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह का स्ट्रेस है इस बार किसानों पर और कृषि पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आपको लगता है कि बड़ी तस्वीर अच्छे दिन की तरफ जा भी रही है? देखिए, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने का ज़रूरत था, और वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने किया है, और मैं इस बात पे उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक रूरल इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक एग्रीकल्चर इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमी ऑन दी होल को आगे बढ़ाना मुश्किल है आज के दिन में। तो क्लियरली देखा जाए, 3 लाख करोड़ का जो क्रेडिट का प्रावधान किया गया एग्रीकल्चर के लिए, जो हाईएस्ट होगा, मैं मानता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम उठाया गया है। और इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए 15,000 करोड़ पे सेपरेटली उन्होंने उसका प्रोविज़न किया है। लेकिन इंडस्ट्री और खेती पर उन्होंने फ़ायदा दिया है। मेरा सवाल ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स पर जो आप लोगों की स्ट्रेट वे उम्मीदें थी, जो उन्होंने कहा था कि 4 साल में फेज आउट करेंगे या फिर 30 से 25 करेंगे, उस पर कोई ठोस कदम नहीं हुआ। सिर्फ फर्स्ट टाइमर्स को कुछ फ़ायदा देने की बात हुई है, उस पर क्या? फर्स्ट टाइमर्स को दिया गया है, और जहाँ पे टर्नओवर 5 करोड़ है उसके नीचे उन्होंने 29% प्लस सरचार्ज का किया है, जिसका मतलब बाई एंड लार्ज जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं उनका टैक्स रेट नहीं बदला गया। ये एक हमारा था मानना कि ओवर 4 ईयर्स उसको 5% जो कम करना है। पर मैं समझता हूँ कि जहाँ इतना पैसा सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकोनॉमी में जा रहा है, तो रिसोर्सेज भी जुटाने पड़ेंगे। और मैं अपनी तरफ से ये मानता हूँ कि ये हमारी तरफ से एक नेशन बिल्डिंग का इंडस्ट्री है कि सीआईआई में हर कोई वित्त मंत्री की हर मजबूरी को समझने को तैयार रहता है। आप लोग कभी कहीं पर कोई कमी दिखती है, आपको लगता है कि ये होना चाहिए था, ये नहीं दिखा, जिसके बाद मैं भार्गव जी के पास जाऊंगी? देखिए, कैस्केडिंग इफेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड टैक्स का। उसका आप अपने इंडस्ट्री की, भारतीय एंटरप्राइजेस के नजरिए से भी इसको आके, कहाँ पर आपको फायदा, कहाँ पर नुकसान, और मार्किंग तो आजकल कोई देना नहीं चाहता यहाँ पे। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो रीट है उसको उन्होंने एग्जम्प्ट किया है फ्रॉम डीडीटी। आई थिंक वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा है। 100% एफडीआई फॉर फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इंडिया जो किया है, मैं समझता हूँ कि उसका एक बहुत अहम जो बूस्ट मिलेगा किसानों को मिलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली एग्री प्रोड्यूस ही फूड प्रोसेसिंग में जाएगा। सो ये अच्छा है। स्पेक्ट्रम सेल के लिए उन्होंने सर्विस टैक्स का बात किया है, एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट, बट उसका डिटेल देखना पड़ेगा। मेरे लिए अभी कहना बहुत मुश्किल है उसका क्या इम्पैक्ट है। अब भार्गव जी, आपके पास आते हुए,
उम्मीद ये करते हुए कि यहाँ से एक वो नजरिया भी मिलेगा जो वाकई तस्वीर बदलेगी या नहीं इस बजट के जरिए, वो भी महत्वपूर्ण है। देखिए, वित्त मंत्री ने 9 फोकस एरिया का अनाउंस किया शुरू में, और मेरे ख्याल से सिर्फ 2 या 3 पे वो इफेक्टिवली। एक सेकंड आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि अमित शाह जी इस वक्त अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के क्या कह रहे हैं बजट पर, सुन लेते हैं फिर भार्गव जी की बात। मैं मानता हूं कि देश के गरीबों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 300 से ज्यादा दवाइयों की दुकान शुरू की जाएगी, जिसमें नो प्रॉफिट नो बेस पर जेनरिक ड्रग्स के स्टोर खुलेंगे, और वो अगले साल तक हम हर जिले में एक स्टोर बनाने का सरकार ने 3,000 दवाइयों की दुकानें खुलने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, और अगले बजट तक हर बड़े पीएचसी और हर जिला अस्पताल में ये स्टोर पहुंच जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए 3,000 रुपये की अधिक छूट देने का भी निर्णय किया है। नए कर्मचारियों के लिए 3 साल तक ईपीएफ के लिए पैसा सरकार देगी, इससे 1,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर आएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ग्रामीण इलाकों में रहती हुई गरीब बहनों के लिए सरकार ने उठाया है। 2,000 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने करने की घोषणा की है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक कदम ग्रामीण विस्तार की गरीब महिलाओं के लिए है, और चूल्हे के धुएं से उनको मुक्ति दिलाने का काम ये सरकार करने की दिशा में आगे बढ़ी है। कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा इस बजट को में फोकस किया गया है। कृषि कल्याण विभाग के तहत भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर किसान की आय को 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य रखा है, और उसको ताकत देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लेकर सरकार आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले ही घोषित की जा रही है, और इसके अंदर 5500 रुपया इस बजट में आवंटित किया है। दालों की खरीद अब तक कभी नहीं होती थी। गत साल भारत सरकार ने दलानों की खरीद की थी। इस बार भी दलानों की खरीद करने के लिए भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है, और इनके दामों की स्थिरता बनाए रखने के लिए और किसानों को भी नुकसान न हो इसके लिए 900 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना को भी आगे बढ़ाया गया है, और एक ई मंडी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके आधार पर देश भर के किसानों को अच्छा दाम मिलने की सुविधा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी सरकार ने लगभग 2,21,000 करोड़ रुपया आवंटित कर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए एक पहल की है, और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसमें महत्व दिया गया है। 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे और 50,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे को मजबूत करने के लिए, नए बनाने के लिए सरकार ने लक्ष्य बनाया है। लगभग 55,000 करोड़ रुपया रोड और हाईवे के लिए रखा गया है। देश के 160 से ज्यादा हवाई अड्डे को नवीनीकरण करने के लिए और पुनः सेवा में लाने के लिए सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, और सड़क और रेलवे के लिए भी कुल मिलाकर 2,18,000 करोड़ रुपया सरकार ने देने का तय किया है। मैं मानता हूं इस बजट से गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। रोजगारी की भी इस बजट में ठीक प्रकार से चिंता की गई है। गरीबों को स्वास्थ्य की गई है, महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने की चिंता की गई है, और मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग अगले साल 4 करोड़ लोगों को स्वरोजगारी भी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने में सरकार ने जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भी मैं पार्टी के अध्यक्ष नाते अभिनंदन देता हूं। धन्यवाद।
तो चलिए, एक तरफ वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, उसके बाद पॉइंटर्स के साथ सामने आए मोर्चा संभालने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, और ये कहते हुए बार बार कि देखिए हमने किसानों का ख्याल रखा है, हमारे वित्त मंत्री ने ख्याल रखा है, एक तरह से पीठ थपथपाते हुए। भार्गव जी की बात पूरी हो इससे पहले एक बार अखिलेश जी की बातचीत बनती है, इस पर रिएक्शन। अखिलेश जी, अपने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाते नजर आए अमित शाह जी। अब उन्होंने अरे अखिलेश जी, इस बार किसानों का ख्याल रखा है, इस बार उन्होंने मिडिल क्लास को, चाहे वो होम लोन फर्स्ट टाइम टेकर्स हो 50 लाख तक के, उन सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो फिर इसमें अब खोजना कि 2020 का टारगेट क्यों रखा है, ये तो नाइंसाफी कहलाएगी। देखिए, ये बजट भी काफी रीपैकेजिंग और मार्केटिंग का है। जैसे मैं आपको उदाहरण गिना रहा हूँ, मैं आधार पे कहता हूँ। जैसे इसमें फसल बीमा का जिक्र किया है। ये फसल बीमा यूपीए सरकार से चल रही है, कृषि ऋण पे ऑटोमेटिक होती है, उसके अलावा जो करा लेते हैं उनकी होती है। फिर उन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजना का किया है। ये इस प्रोग्राम, ये स्कीम यूपीए के समय लॉन्च हुई थी, वही 30,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा का है। ये इस बार भी वही 30,000 की है, और उसको बता रहे हैं कि हाँ, उसका भी जिक्र कर रहे हैं। नया नहीं है, वो चलता चला रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। फिर इन्होंने बीपीएल परिवारों को गैस की बात की है सब्सिडी रेट पे, वो पहले की है, अभी भी चली आ रही है। हालांकि ये बताना ये भूल गए कि जब से ये आए हैं, इनके आते ही हिंदुस्तान भर में गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंपों के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगी हुई है। ये नई पॉलिसी बना रहे हैं। तो जो गैस एजेंसियां हैं, जो कुछ पहले की हैं, वही गैस प्रोवाइड करा रही हैं। नई कोई एजेंसी अभी तक इनके हुकूमत में नहीं खुली, जो बता रहे हैं हम फ्री देंगे। और मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत छोटा बता रहा हूँ। मुझे हैरानी है, आप मनरेगा को बताना भूल गए हैं। सबसे ज्यादा एलोकेशन अभी तक मनरेगा का पिछले बार से इस बार मैं दे रहा हूँ। नहीं, मनरेगा का पिछले बार से इस बार का बजट सिर्फ 3,000 करोड़ बढ़ाया है। और बोलते थे कि स्मारक है, क्या नहीं है। गड्ढे खोदने, कुएं खोदने पे तो हम पे हंसते थे, कुएं खोदने की स्कीम ला रहे हैं। तो आपने पार्लियामेंट में सुना ही था। तो ये जो रीपैकेजिंग मार्केटिंग का जो धंधा शुरू किया है इन्होंने, इसमें भी ग्रामीणों को वही योजनाओं को जो पिछले साल नहीं पढ़े थे और यूपीए की थी, उसको इस बार पढ़ दिया है। बस इतना ही है। जी, चूंकि मैं सीआईआई में हूं, तो आपकी इस बात पर जरा यहां से रिएक्शन ले लेती हूं भार्गव जी से। उनका कहना है ऑपोजिशन का कि ये रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग है जो मोदी जी कर रहे हैं, हमारी ही स्कीम है, उसमें इधर उधर पैसा करके और पीठ थपथपा। वेल, कुछ हद तक तो राजनीतिक दांव पेच इसमें नजर आते हैं। इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसको नकार नहीं किया जा सकता। पर इसमें जो विजन स्टेटमेंट है एग्रीकल्चर रूरल के लिए, मैं कहता हूँ आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमको एक्शन ओरिएंटेशन ज़्यादा चाहिए था। एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल सेक्टर में कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिससे कि फार्मर की इनकम डबल हो सकती थी। जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके शायद नतीजे 2 साल बाद मिलेंगे। कहाँ पर चूके? क्या एक ऐसी चीज जो आपको लगा कि ये कर सकते थे, ये नहीं किया? देखिए, आज के दिन फार्मर को जो मार्केट से पैसा मिलता है, बिचौले होते हैं, उनका वेस्टेज होता है, प्रोडक्ट का वॉलेटिलिटी है मार्केट में, उसको एड्रेस करना चाहिए बाय क्रिएटिंग ए स्टेबल मार्केट, बाय क्रिएटिंग प्राइवेट public partnership for storage of grains and food stuff, and creating market chains, which he has talked about. One thing only is the e-platform for marketing. So I think that is e-portals की बात उन्होंने की है 12 राज्यों में लगभग, बताया किसानों के लिए। That is a short-term gain to the rural economy, but the rest of it would be long-term, whether it's irrigation or other measures, whatever. बिचौलियों को हटा के मार्केट को एकदम पारदर्शी बनाने की का तो एक कदम है जो किसी सरकार ने नहीं किया। इससे पहले यूपीए में अखिलेश जी आपकी सरकार ने भी नहीं किया। यहाँ पर हाथ रखने में तो हर कोई पीछे हटता रहा है। अंजना, थोड़ा मैं आपको जैसे उदाहरण के साथ बताता हूँ। जैसे हमारा जो ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसका इन्होंने राजीव गांधी का नाम बदल के किया है, इनकी लोकसभा चुनाव के पहले सारा सैंक्शन और स्वीकृतियां और टेंडर भी हो चुके थे। वो काम चल रहा है। इन्होंने उस पर एक नई योजना नहीं शुरू की है और बता रहे हैं कि मेरा है। माननीय वित्त मंत्री जी जब विपक्ष में थे तो बोलते थे कि 5 लाख रुपए हम इनकम टैक्स कर देंगे। वो उन्होंने कुछ बढ़ा ही नहीं रहे। तो जो चीज़ें ग्रामीण इलाकों से रुकी हुई चीज़ें थी जिसका जिक्र नहीं करते थे, उसको बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, एमएसपी का कभी जिक्र नहीं करते हैं। उनको एक मैकेनिज्म बताया था इन्होंने पिछले बार कि हम मूल्य निर्धारण का एक मैकेनिज्म करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में भी दिया था कि हम कृषि का उत्पादन का एक मैकेनिज्म करेंगे, लागत पे जोड़ के 50% बढ़ा के हम देंगे। उस पर साइलेंट रहते हैं। तो किसानों को जेब में जिससे पैसा जाता है, जिससे उनका काम बनता है। अब मनरेगा क्या था? मनरेगा पहले ग्राम प्रधान
प्रधान और उसके ग्राम के सेक्रेटरी के प्रोजेक्ट के ऊपर लागू होता था, अब उसे पावर लेकर के ब्लॉक को दे दिया है। बात सही है, मनरेगा पर तो अखिलेश जी मनरेगा पर तो आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपका भी आत्मविश्वास आपको इजाजत देता है कि बिचौलियों को कैसे हटाया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे तय किया जाए? उसमें सबसे बड़ी, इतने दशकों में आप नाकाम रहे, इतने दशकों में आजादी के बाद आप नाकाम रहे व्यवस्था को इसमें सेटअप करने के लिए, तो यहाँ पर तो अंजना 600 रुपए था जब अटल जी गए थे छोड़ के गेहूं की एमएसपी, हम जब छोड़ के गए तो 1400 रुपए 10 साल में हमने कितने रुपए 800 रुपए पर क्विंटल बढ़ाए, और इन्होंने तो 10 रुपए 20 रुपए भी नहीं बढ़ाते हैं, ऊपर से चिट्ठी लिख देते हैं स्टेटों को कि आप जो बोनस नहीं देंगे फूड ग्रेन पे। आप तो हर तरफ से आप किसान को दबा रहे हो। आप इस पर भार्गव जी, क्या आप अखिलेश जी से कोई सवाल करना चाहेंगे? क्योंकि इंडस्ट्री विपक्ष से इस वक्त इस बजट के बाद कोई सवाल करना चाहेगा विपक्ष की तरफ से? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, चाहे कल तीसरी गवर्नमेंट हो। गुड इकोनॉमिक्स मस्ट बी ट्रीटेड एज गुड पॉलिटिक्स, एंड ये सिर्फ अखिलेश जी या और भी कोई इसको पूछना चाहें कि कैसे गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स हो सकती है, मैं उस पर जरूर डिटेल में बात कर सकता हूं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है अखिलेश जी, मैं चाहती हूँ आप इस पर रिएक्ट करें कि जैसे डिफेंस पर देश एकजुट होता है, क्या हम अर्थव्यवस्था पर भी गुड इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज गुड पॉलिटिक्स, यानी अच्छी अर्थव्यवस्था अच्छी राजनीति ही कहलाएगी? एकदम सही बात है। चाणक्य ने कहा है कि जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है वही मजबूत है। उसने कहावत दे के कहा है अपने, लोग कहते हैं जिसके हाथ में लाठी भैंस उसी की, वो कहता नहीं जिसकी भैंस लठाए तो उसका, मतलब जिसके पास इकोनॉमी है मसल पावर उसके पास आ जाएगी। लेकिन ये करें तो, अब जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, 7th पे कमीशन आएगा, उसका पैसा कहां से लाएंगे? बैंकों का लगभग 5 लाख करोड़ रुपए जो बट्टे खाते में गया है, सिर्फ 25,000 करोड़ दिया, वो पैसा भार बढ़ेगा ही। तो ये जो हमें दिख रहा है हमारी इकोनॉमी पे जो एक तरह से बहुत बड़ा जो भार आने वाला है, उसको मीट आउट कैसे करेंगे? हमारे और जो रूरल सेक्टर है, आप हमारे रुपए को, इन्वेस्टमेंट को, लोकल इन्वेस्टमेंट को बूम करने के लिए कुछ पॉलिसी तो दिखाओ आप, क्योंकि आप फॉरेन एफडीआई ला करके आप चाहते हो कि इकोनॉमी बढ़ जाएगी, नहीं हो सकती। जब तक यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट अपने पैसे को मल्टीप्लाई इन्वेस्ट नहीं करेगा, यहाँ की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है। और उस इंडस्ट्रियलिस्ट को आप बढ़ाने के लिए कोई स्टेप तो उठाओ, हम तो स्वागत करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन आप करो तो सिर्फ एक चेहरा दिखाने का प्रयास मत करो, बोलने का प्रयास न करो, ऑथेंटिटी दिखाओ। आप वो कर नहीं रहे हो। हम तो उम्मीद करते थे कि कुछ करेंगे, लेकिन बीतता जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे। हालांकि एफडीआई पर जोर को कहीं से भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि इस देश को किस तरह से विदेशी निवेश की जरूरत है ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट से मानेंगे कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोकल इन्वेस्टमेंट भी जो मोरल है लोकल इन्वेस्टर्स का वो भी बूस्ट होना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच आप बने रहिए हमारे साथ। आप भी भार्गव साहब, सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी नेहा बाथम के पास जो इस वक्त फिक्की से मौजूद है, और आपके साथ पूर्व प्रेसिडेंट फिक्की के सिद्धार्थ जी मौजूद है। उनसे ये पूछिए, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही थी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है राजनीति में और अर्थव्यवस्था में, सरकारें बदल जाएं लेकिन अर्थव्यवस्था की सही सोच और समझ ही आपको आगे ले जाएगी एक देश के रूप में। क्या इंडस्ट्री और आम आदमी के इंटरेस्ट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? क्योंकि किसान पर, कृषि पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर को क्या मानेगी इंडस्ट्री कि ये दरअसल एक ऐसी चीज है जिसमें देश के हर तबके को आखिरकार फायदा होगा? नेहा। सिद्धार्थ जी, सवाल ये है कि इंडस्ट्री और आम आदमी में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ सरकार के मन में है, क्योंकि जिस तरह से अनाउंसमेंट्स की गई हैं आम आदमी के लिहाज से तो उसकी झोली में बहुत कम आया है, लेकिन अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स के लिए फेज आउट करने की बात कही गई है, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है, यहाँ तक कि गाड़ियां महंगी कर दी गई हैं, यानी कि एक बार फिर से आम आदमी की जेब पर बोझ डाल दिया गया है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानना चाहिए कि इंडस्ट्री वर्सेस आदमी। मेरे ख्याल में वी आर ऑल एक ही दिशा में हम सब जाना चाहते हैं साथ में। पर पॉइंट यह है कि अगर आपको स्पेंडिंग करना है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको एग्रीकल्चर में स्पेंड करना है, और आपको 3.5% पे फिस्कल डेफिसिट भी रखना है, तो आपको रुपए कहीं से तो लेने पड़ेंगे। उसको जितना स्प्रेड आउट कर सकते थे उन्होंने किया है। अब जैसे देयर इज सम लॉजिक कि आज ये पोल्यूशन के ऊपर इतना कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आपके पास बातचीत करने के लिए मैं लौटूंगी नेहा के पास, लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के नेता, अब इस बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं, सुन लीजिए। देश ने भी देखा, आप लोगों ने, सब लोगों ने वाच किया। काफी उम्मीद थी विगत
लोकसभा के चुनाव में भाजपा और नरेंद्र मोदी ने विशेष करके देश भर में यह ढोल पीटा था कि हमको सत्ता में बैठाइए, काला धन विदेशों में जमा है लाके और 125 करोड़ भारतीय के खाता में हम रुपया को जमा कर देंगे। और चारों तरफ ढोल पिटा राज्यों के चुनाव में सब जगह उन्होंने घुमा। गंगा की सफाई करेंगे, स्वच्छता अभियान को तेज करेंगे, गंदगी, और कहा था चिल्ला के कि दुनिया की कोई ताकत अगर 125 करोड़ भारतीय भारत को गंदा नहीं करेंगे तो कोई शक्ति गंदा नहीं कर सकता सफाई के मामले में। और सफाई का क्या नतीजा, क्या फलाफल, माँ गंगा की सफाई के लिए क्या बजट, कहाँ है इनका योजना, कहाँ है पैसा, कहीं गंगा माँ का नाम का सफाई का बात तो हमने देखा। यह बजट पेश किया गया है 2016 और 17 का। नरेंद्र मोदी सरकार का ये जो बजट आया उसमें हमने देखा, वाच किया कि पहला बिंदु तो ये बात ये बोल दिए बिल्कुल, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, आपका कार्यकाल है 19 तक इस सरकार का कार्यकाल, आपको 22 तक का मैंडेट किसने दिया है? आपको एक साल का बजट 16-17 का पेश करना चाहिए था कि आप क्या क्या किए, क्या वादा किया था, उसको कहां तक आप पहुंचे, क्या आपको दिक्कत हो रही है, क्या नौजवानों को नौकरी और रोजगार की जो बात कही गई थी सारा बात, और कई एक तरह के योजनाओं का आपने उल्लेख किया था। तो आप बोलते 20 और 16 और 17 वाला, 19 में महाचुनाव होगा, महा जनरल चुनाव होगा, उसमें आप रहोगे या नहीं रहोगे? मेरा मानना है कि आप नहीं रहिएगा। आपका गिरावट हुआ है, आपकी साख गिरी है, भाषण से देश नहीं चलता। तो ये बोल दिए किसानों को कि हम भारत के किसानों का आमदनी दुगुना कर देंगे, हम 22 में दुगुना कर देंगे। इसकी क्या गारंटी है? आप 22 तक की बात आपने बोल दी कि आप अपना बर्थ रिजर्व कराना चाहते हैं देश के किसानों को एड्रेस करके, और आप ही का रपट ये छपा था, उस पर हमने देखा है 4 जुलाई को, जिस पर बिहार बंद हम लोगों ने किया था। अरुण जेटली साहब ने कहा था, जो रिपोर्ट आया था सब जगह, कि हिंदुस्तान के गांवों का हर तीसरा परिवार भूमिहीन है, हर तीसरा परिवार भूमिहीन है, और 51% देश की जनसंख्या दहाड़ी मजदूर है। 6-7 करोड़ लोग भीख मांग के जीवन बसर करते हैं। सर छिपाने के लिए लगभग 8-10 करोड़ लोगों को भारत के अंदर 125 करोड़ की आबादी में एक कमरा भी नहीं है, जिसके लिए इंदिरा आवास चला था पहले, वो भी आपने कटौती कर दिया। तो लालू प्रसाद यादव गरीबों की आवाज बनने की एक कोशिश इस बजट के बाद उनकी तरफ से, कहते हैं 25 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनके पास रहने को एक कमरा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक और दिलचस्प, ब्रेक पर जाने से पहले कुछ दिलचस्प बातें जो गरीबों पर एक तरह से बजट के जरिए उन पर कहीं ना कहीं मार डालने की कोशिश है। 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो 15% सरचार्ज आप देंगे, पहले 12% देते थे। इसी के साथ महंगी गाड़ियां अगर खरीदनी है आपको तो एसयूवी वालों पर भी 4% टैक्स, सिगरेट और सिगार भी महंगा। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, सभी खास मेहमान बने हुए, देखते रहिए आज तक। ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई।
14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।